उद्धव ठाकरे की ललकार ये देश की जनता को स्वीकार है। तो उद्धव ठाकरे जो एक्शन लेंगे, मैं कहूँगी सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, अब हमें सड़क पे आकर के लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि देश का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, उसके ऊपर जब आघात होगी। और मीडिया आपने देखा कि किस तरह से आज तक जो था वो बेचैन होकर सामने आया, और पता नहीं किस किस तरीके का लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया। अगर मैं कहती हूँ, मैं सिंपल पूछती हूँ कि अर्नब ने क्या गलत किया? अर्नब ने अगर मुद्दा चलाया सुशांत का, तो अर्नब ने क्या गलत किया? क्या इससे फिल्म फैटर्निटी उद्धव ठाकरे के जो सुपुत्र हैं, जो लाडले हैं, मैं कहूँगी जो चांद का टुकड़ा उनका, वो जो गलत काम करते हैं उसका भंडाफोड़ हुआ, उसके लिए उनको बेचैनी है? अपने पिता के लिए उन्होंने क्या किया, कि क्या उन्होंने अर्जित करी थी उनके फादर ने, बाला साहेब ठाकरे ने, और उद्धव ने उसको कहते हैं ना कि महिमा मंडल उसका कर दिया, सत्यानाश करके रख दिया। आए दिन उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस का साथ, जिनके साथ उन्होंने पार्टी का अलायंस में जो सरकार बनाई है, और सोनिया और जो शरद पवार हैं, ये दोनों किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। परमबीर सिंह हैं, जो खाकी वर्दी, उन्होंने टीआरपी को कंट्रोल करने के लिए उनको नहीं दिया गया था कि किसका टीआरपी बढ़ रहा है, किसका टीआरपी घट रहा है। ये काम देश की अदालत करेंगी, ये काम परमबीर सिंह का काम नहीं है। परमबीर सिंह का जो काम था वहाँ पे, जो शासन प्रशासन का जो उनका काम था, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम था उनका, उसमें तो वो फेल रहे, उसमें तो वो कहीं से भी खड़े नहीं उतरे। अब उन्होंने, आप ही के माध्यम से मैं सुन रही हूँ कि सेकंड नोटिस फिर से अर्नब को सर्व होता है। तो अर्नब को मतलब कि मुझे तो ये अर्नब, आई थिंक वो सुप्रीम कोर्ट में अर्नब ने पिटीशन भी फाइल करी है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे संज्ञान ले। जिस तरह से सीबीआई के मैटर को, सुशांत सिंह के मैटर को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया था, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री के पास ये पावर है सीबीआई को अप्रूव करने का, तो उसके बाद से इन्होंने उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद से ही सीबीआई का फिर वो अप्रूव हुआ, और फिर वो सीबीआई की टीम पूरी मुंबई पहुंची थी। तो अर्नब ने अगर लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, अगर इस मैटर को लगाया है अर्नब या सोकल जो भी आदमी लगाया है, तो इंतजार करें, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी इसके ऊपर डिसीजन आएगा उसके ऊपर फिर कार्रवाई हो। और ये चीज परमवीर सिंह जिस लाइन को पकड़ रहे हैं वो भूले नहीं, देश की जनता देख रही है। और मैं सबसे पहले उनको ये याद दिलाना चाहूंगी कि जो भी काम किया, तो किस तरीके का प्रशासन हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ये उद्धव ठाकरे, मतलब कि ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि ये शिवसेना के चीफ जो थे, उनका नाम नहीं भुलाया जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने मतलब महाराष्ट्र को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था बाला साहेब ठाकरे ने, और उनके सुपुत्र हैं ये। तो ऐसे भी मैं कहूंगी पार्टी पॉलिटिक्स में जो बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने तो इसको क्या बना लिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं से भी इन्होंने रहने नहीं दिया। इनकी जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है, कि जो जिसके हाथ में पावर है उसको उस तरह से उसको मिसयूज कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं कुमकुम भारद्वाज मैम, और मैम से बात करेंगे कि उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, शिवसेना हो या फिर ये सरकार, इनकी दिन पर दिन तानाशाही बढ़ती जा रही है। एक तरफ परमवीर सिंह ने जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक चैनल को बंद करवाने की जो हथकंडे अपनाए थे वो फेल अगर हो गए, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अब फिर से अर्नब के लिए दूसरा नोटिस भेज दिया गया है। यहाँ पे अगर हम फिर से दूसरी तरफ की बात करें, जो बॉलीवुड को बचाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, तो अभी आपने हाल ही के दिन में सुना होगा कि ग्रेटर नोएडा को लेकर जो योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि यहाँ पे अब फिल्म सिटी बनेगी, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे वो सारा डर उद्धव ठाकरे के मन में समाता जा रहा है। तो उस पर वो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड को ये जो वापस जो मूव करने की बात हो रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को, ये कहीं पर भी नहीं जाएगी। इन सारे मुद्दों पे हम कुमकुम मैम से बात करेंगे। मैम, ये जो डर है उद्धव ठाकरे में, जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आपने देखा होगा कि इससे कुछ दिन पहले परमवीर सिंह यानी कि जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं, वो इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि रिपब्लिक के पास टीआरपी जो है वो चोरी की है, और अब इस तरीके से उनके ऊपर बार बार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। दूसरा नोटिस भेज दिया अर्नब के लिए। देखिए, ये बहुत मज़े की बात है कि जो कहते हैं ना कि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की जो प्रक्रिया है, जो भी प्रणाली है, लोकतांत्रिक तरीके से होती है। मज़े की बात यह है कि चार जो स्तंभ है वो आपस में कैसे टकरा रहे हैं, तो ये हंसी के पात्र बन रहे हैं, या मीडिया हो या फिर हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग। उसमें मैं मीडिया में जो भी कहूँ, आज तक का और रिपब्लिक भारत का देखा हम लोगों ने, खास करके आज तक के चैनल को मैं टीवी के माध्यम से तो नहीं मैं कहूँगी कि लेकिन जो थोड़ा बहुत जो भी मैं फेसबुक या फिर यूट्यूब पे मैं देख पाई कि किस तरह से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो महिलाएं हैं
जो आज तक का टीआरपी बढ़ा रही थी, और जब उनका टीआरपी नीचे आया और लोगों ने रिपब्लिक भारत को और अर्नब गोस्वामी को जब देखना तब पसंद किया, या फिर उनका टीआरपी जब बढ़ने लगा, तो बौखला करके मीडिया आपस में टकरा रही है। पहले तो सिर्फ रवीश और एनडीटीवी आ रहा था, अब तो सारी मीडिया इस तरह से मतलब कि बंदरों की तरह और कुत्ते बिल्ली की तरह जो लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और खास करके इसमें जो परमबीर सिंह हैं, जो खाकी वर्दी, उन्होंने टीआरपी को कंट्रोल करने के लिए उनको नहीं दिया गया था कि किसका टीआरपी बढ़ रहा है या किसका टीआरपी घट रहा है। ये काम देश की अदालत करेंगी, ये काम परमबीर सिंह का काम नहीं है। परमबीर सिंह का जो काम था वहाँ पे, जो शासन प्रशासन का जो उनका काम था, जो लॉ एंड ऑर्डर का काम था उनका, उसमें तो वो फेल रहे, उसमें तो वो कहीं से भी खड़े नहीं उतरे। अब उन्होंने, आप ही के माध्यम से मैं सुन रही हूँ कि सेकंड नोटिस फिर से अर्नब को सर्व होता है। तो अर्नब को मतलब कि मुझे तो ये अर्नब, आई थिंक वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने, अर्नब ने पिटीशन भी फाइल करी है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे संज्ञान ले। जिस तरह से सीबीआई के मैटर को, सुशांत सिंह के मैटर को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया था, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री के पास ये पावर है सीबीआई को अप्रूव करने का, तो उसके बाद से इन्होंने उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद से ही सीबीआई का फिर वो अप्रूव हुआ, और फिर वो सीबीआई की टीम पूरी मुंबई पहुंची थी। तो अर्नब ने अगर लगाया है सुप्रीम कोर्ट में, अगर इस मैटर को लगाया है अर्नब या सोकल जो भी आदमी लगाया है, तो इंतजार करें और सुप्रीम कोर्ट का जो भी इसके ऊपर डिसीजन आएगा उसके ऊपर फिर कार्रवाई हो। और ये चीज़ परमवीर सिंह जिस लाइन को पकड़ रहे हैं वो भूलें नहीं, देश की जनता देख रही है। और मैं सबसे पहले उनको ये याद दिलाना चाहूँगी कि जो भी काम किया जाता है वो एक उदाहरण छोड़ता है, और उस उदाहरण के बेसिस पे सेकंड जो लोग हैं, जो दूसरे लाइन में क्यू में खड़े हुए लोग हैं या देश की जो जनता है, वो एक उदाहरण छोड़ करके जाते हैं और उसको फिर वो उस सेकंड जो लोग होते हैं उसको कॉपी करते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। तो ये किस तरीके का प्रशासन हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर? ये उद्धव ठाकरे मतलब कि ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये शिवसेना के चीफ जो थे, उनका नाम नहीं भुलाया जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने मतलब महाराष्ट्र को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा था बाला साहेब ठाकरे ने, और उनके सुपुत्र हैं ये। ऐसे भी मैं कहूँगी पार्टी पॉलिटिक्स में जो बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने तो इसको क्या बना लिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं से भी इन्होंने रहने नहीं दिया। इनकी जो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी है कि जो जिसके हाथ में पावर है उसको उस तरह से उसको मिसयूज कर रहा है, मिस इंटरप्रेट करके उसको अपने तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, वो कोई भी हो। उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के बाद अब आदित्य ठाकरे आएंगे, उसी तरह से गांधी फैमिली का चल रहा है, उसी तरह से और भी लोग हैं, उसी तरह से लोग कांग्रेस में भी हैं। अब मैं उदित राज की बात करूं, मैं मीरा कुमार की बात करूं, मैं रावण की बात करूं, ये लोग अपने आप को, रामविलास पासवान और ये चिराग पासवान की मैं बात करूं, ये लोग अपने आप को मसीहा बताते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का। मैं देश की जनता को किसी और वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि उसके माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि कितने लोगों का इन्होंने भला किया है। उद्धव ठाकरे जो उदाहरण पेश कर रहे हैं ये बहुत ही गलत हो रहा है, और कोई किसी को देखें, आपस में बैठे हुए ये लोग हैं, ये सारे एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अगर देश की जनता इस चीज़ को अगर नहीं समझती है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही दुखद है। मैं उद्धव ठाकरे यहाँ पे बॉलीवुड की जो कंपनी है, जो बॉलीवुड जिस तरीके से आज आपने देखा होगा कि जो रवैया सामने आ रहा है, जनता इनका जमकर बहिष्कार कर रही है, तो फिर इसी के बीच उद्धव ठाकरे बॉलीवुड को क्यों बचाना चाहते हैं, क्यों तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं बॉलीवुड को लेकर? देखिए, बॉलीवुड को बचाना उनकी मैं बाध्यता नहीं कहूँगी, अगर थोड़ी सी इसमें मैं कहूँगी कि उनकी समझदारी होनी चाहिए, बिकॉज बॉलीवुड बहुत बड़ा इनकम टैक्स पेयर है। वो जो पूरा, मैं पहले भी आपके माध्यम से बोल चुकी हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि वहाँ से जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उनका जो अभी मैं सुन भी रही थी कि उनको ये डर सता रहा है कि ये प्रक्रिया कभी और भी चला था कि फिल्म इंडस्ट्री वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, फिल्म इंडस्ट्री शिफ्ट करके कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा या नोएडा में लाने की बात हुई थी, और जिसकी वजह से आज देखें जो फिल्म सिटी है जो नोएडा में है उसी वजह से उसका नाम फिल्म सिटी है भी संभव नहीं हो पाया। लेकिन उद्धव ठाकरे को अब पता है कि जो यूपी में बैठा हुआ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा का जो एरिया है, वो जो टेरिटरी है वो आता है योगी सरकार के अंदर, और योगी सरकार की कार्यशैली उद्धव ठाकरे को बहुत अच्छे से पता है कि टकराना मुझे किससे है। तो टकराने से जब सामने वाले को पता होता है कि टकराना हमें बहुत ताकतवर से है, तो डर तो स्वाभाविक है। अब उन्हें लग रहा है मुंबई में, आप समझे कि फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी जगह पे नहीं आ सकती। मैं तो कहूँगी कि देश की राजधानी दिल्ली के आसपास हो, सारी चीज़ें, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ है यहाँ पे, डेवलपमेंट भी काफ़ी है, तो दिल्ली के आसपास हो, दिल्ली के आसपास का जो घटनाक्रम है वो भी मुंबई में क्या, मतलब मुंबई से तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री का मुंबई में रहने का क्या तुक है। मैं खास करके मैं योगी जी से, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करूंगी, ये आह्वान जनता से भी करना चाहूँगी कि इस मैटर को अब सरकार के सामने डिमांड करें कि मुंबई से शिफ्ट करके फिल्म इंडस्ट्री पे यहाँ पे अगर
लोगों को स्टूडियो बनाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए सुविधाएं अगर दी जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर होता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉपर होता है, तो डेफिनेटली योगी सरकार जो है इसके लिए ज़मीन एलोकेट करे, लोगों को स्टूडियो बनाने के लिए जगह दे, और सारे के सारे लोग फिर छोड़ करके आए। तो उद्धव ठाकरे तो उनकी तो रात की नींद ही हराम हो गई होगी कि उनका तो सब कुछ कहते हैं कि बना बनाया जो उनके पिता का था, और ख़ास करके मैं कहूँगी कि उनके बेटे का फिर एंटरटेनमेंट कौन करेगा। इतनी सारी खूबसूरत नंग धड़ंग जो महिलाएं हैं, फिल्म इंडस्ट्री ने अगर समाज को अगर दिया है, अगर मैं बात करूं तो 1980 के बाद से 1980 के बाद से एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसको तरीके से देखा जा सके। पहले की मूवीज़ को आप उठा करके देखें, पहले बलराज साहनी, दिलीप कुमार, इस तरह के लोग थे कि जिनका फेशियल एक्सप्रेशन वो अपनी आंखों से बोलते थे, उनकी आंखों से बहुत सारी बातें। आप वैजंती माला की बात करूं, मैं नूतन की बात करूं, मैं फिर आपको मीना कुमारी की मैं बात करूं, ये लोग आंखों से आप उनकी मतलब कि आप पकड़ सकते थे, उनका एक्सप्रेशन आंखों से होता था। आज का आप उसके बाद से जो दूसरा जो युग आया उसमें क्या था, डायलॉग पे बेस्ड था। जो अमिताभ बच्चन को आज बिग बी का कहा जा रहा है, मुझे बी का फुल फॉर्म मैं बोलना नहीं चाहूँगी। मेरे लिए जो शब्द उनके लिए आता है, उस इंसान के लिए आता है कि बी का मतलब जो होता है वो BAS के साथ वो शुरू होना चाहिए, नॉट व्हाट ही क्लेम्स फॉर। दूसरी बात कि उनको जो मिली, जो विरासत में उनके पिता ने दिया, जिसको वो बार बार बाबूजी बाबूजी करके हर जगह वो भजन करते चलते थे, और भजन का जो उन्होंने गुणगान किया वो सिर्फ उनका फलीभूत इस वजह से हो पाया क्योंकि उस समय पे अनिल अंबानी जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं और सहारा के सुब्रतो रॉय, इन दोनों के साथ होने की वजह से ये बाबूजी का बहुत इन्होंने महिमा मंडन किया, बहुत व्याख्यान किया इन्होंने। उनके साथ ही मैथिली शरण गुप्त थे, उनके साथ ही महादेवी वर्मा थी, बहुत सारे कितने कवियों का मैं नाम आपको गिनवाऊं, उनसे कहीं बेहतरीन थे। लेकिन उन्होंने अपने बाबूजी को छोड़ करके उस कार्यकाल में जितने भी कवि हुए उनके बारे में कभी भी एक लाइन बोला। इन चीज़ों से देश की जनता समझे कि वो आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है। उसके बाद से उस इंसान की, उस अमिताभ की जितनी भी मूवीज आई सिर्फ डायलॉग बेस्ड थी, और डायलॉग पे ही वो मूवी सारी सक्सेसफुल हुई हैं। आप किसी भी मूवी को उठा करके देख लें, और डायलॉग जो है, डायलॉग डिलीवरी जो होता है, डायलॉग जो लिखा जाता है उसको डिलीवर सिर्फ करना होता है। कि आपने कोई एक खाना प्रिपेयर किया और उसको आपने डिलीवर किया, तो डिलीवरी वाले बॉय को क्रेडिट नहीं जाता है, खाना प्रिपेयर जो कर रहा है, जो शेफ बना रहा है खाना, उसको हो जाता है। तो जिन्होंने उसको लिखा उनको वो क्रेडिट जाता है, नॉट अमिताभ बच्चन। आज के समय की बात करूं कि आज की जो फिल्में आ रही हैं वो सिर्फ नग्नता पे है, इतनी नग्नता है, इतना जब वो फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का नग्नता परोसा जा रहा है। खास करके आप देखें कोई भी अवार्ड शो होता है, जिस तरीके का वो कपड़ा पहन करके आती हैं, मैं अपने बच्चे के साथ, और मैं कह सकती हूँ कि देश की जो जनसंख्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट प्रेफर कि हम अपने बच्चे के साथ बैठ करके उन चीज़ों को देख सके। जिस तरह का कपड़ा वो पहनती है, आगे बिल्कुल खुला हुआ है, पीछे खुला हुआ है, साइड से खुला हुआ, किसको दिखाना है? अगर ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो हम आपको भी आज़ादी है कि हम नंगे घूम सकें। सरकार क्या इस चीज़ के लिए हमें सहूलियत देगी कि हम नंगे घूम सकें? तो वो जो फिल्म इंडस्ट्री में बैठ करके जो टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होता है, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स उनको मिलते हैं, उस पर कौन लगाएगा? उसके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? ये काम सरकार का है। वैसे लोगों में से ही एक आती हैं आपकी जो बालाजी टेलीफिल्म्स की जो महिला हैं, एकता कपूर, जितेंद्र की जो बेटी हैं, उनको पद्मश्री दे दिया था। इतना बड़ा मतलब कि देश के का जो अवार्ड है उसके साथ इतना बड़ा, मतलब इस तरह से कैसे हो सकता है कि वो उस तरह की महिलाएं जो नग्नता परोसती हैं। MMS जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, मैं देखी नहीं, सिर्फ मैं सुनी हूँ। और MMS में क्या था, कोई रश्मि पता नहीं करके कुछ थी। तो देश की जो सरकार है वो कभी भी देश की जनता के हित के लिए काम न करी है, न करेगी। आज मोदी जी जो कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ GDP की बात, हर तरफ GDP की बात बहुत हो रही है, किसान के हित की बात होनी चाहिए। अरे मोदी जी का, मैं ये नहीं कर रही, मैं उनके पक्ष में खड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो उनके जो पॉलिसीज़ है उनकी, उनको मैं स्टडी करती हूँ। किसानों का जो हाल है, किसान का हाल आज का नहीं है। किसान का हाल जो अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी लगान वसूलने की, 3 तरीके की जो व्यवस्था थी, उसको कांग्रेस सरकार ने कायम रखा। तो कांग्रेस ने जो 70 साल जो बोया है, जो बीज बोया है, वो निकलेगा, और निकलेगा। जो कांटे का बीज उन्होंने बोया था वो कांटा ही निकलेगा। तो मोदी जो आए हैं, मैं मोदी इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि वो शीर्ष पे बैठे हुए हैं। भाजपा जो भी मैं कहूँ कि वो उनको उसको बहुत तरीके से, बहुत सिलसिलेवार ढंग से कांग्रेस ने अपना काम किया है कि मैं ऐसा बो करके जाऊं कि जब निकले तो सिर्फ कांटा निकले और मोदी को जवाब देते ना बने, और फिर 10 साल के बाद इनको मैं दिखा दूं कि इनकी कार्यशैली, ये किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, और करके 10 साल के बाद फिर विरासत मेरे हाथ में हो। तो हमारे देश की 90-95% जनसंख्या जो है वो इस चीज़ को समझे, थोड़ा सा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। और सबों के पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से सिलसिलेवार ढंग से ध्वस्त किया गया। आप स्कूल्स, मैक्सिमम ऑफ द स्कूल्स अगर आप देखेंगे तो वो सारे के सारे MP MLA का स्कूल है।
किसने किया? मोदी के कार्यकाल में वो लाइसेंस दिया गया है स्कूल को? सीबीएसई का एप्लीकेशन मोदी के कार्यकाल में दिया गया है? नहीं। ये सारे के सारे दिल्ली के अंदर मैं कह सकती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल बिलोंग्स टू द कांग्रेस एमएलए एंड एमपीज। आई डोंट लाइक टू नेम देम। करोल बाग का स्कूल हो, आप द्वारका का स्कूल देख लें, जहाँ पे भी आप देख लें, हर जगह पे आपको बहुत फुल फ्लेज्ड आपको लेविश स्कूल मिलेगा। वो किसने किया? तो जो बोया है वही काटने के लिए अब वो निकल करके जब सामने आ रहा है, इससे भी विकट परिस्थिति अभी आएगी, क्योंकि एफडीआई का जो अप्रूवल है कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, आपको न्यूक्लियर के लिए जब अमेरिका के साथ मनमोहन सिंह ने जब डील साइन करी थी, वो समय आप भूल गई। वो क्या डील में क्या था, वो बातें किसको पता है? किसी को समझ में भी नहीं आता, ना कोई समझने के लिए तैयार है। और फक हिंदू राष्ट्र का चिक्स पे लगा करके जो जेएनयू तरीके की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो जिस तरीके की बातें करती हैं, देश की 99% जनसंख्या उन चीज़ों को पसंद नहीं करती है, लेकिन देश की मीडिया उन्हीं चीज़ों को कवर करती है। देश की मीडिया ये कवर करती है कि अमिताभ बच्चन का जो बेटा जो शूज़ पहनता है वो कितनी कीमत का है। एक लड़की अगर भाग करके शादी कर लेती है तो वो कवर करता है। देश का जो हमारा कानून व्यवस्था है, जो देश का सुप्रीम कोर्ट है, वो डिसीजन देता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो लीगल है। मैम, अगर आपने मीडिया की बात की तो आपने मीडिया की बात से हम ये भी करते हैं ना मैम, रिपब्लिक से हमने सारी चीज़ें शुरू की थी, रिपब्लिक भारत से जब हम बात कर रहे थे तो अर्नब की बात कर रहे थे। मैम, यहाँ पे मेरा लास्ट सवाल ये है कि आज जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा है, अर्नब हो या फिर उनका चैनल हो, लगातार वो इस चीज़ पे अपडेट दे रहे हैं, नए नए खुलासे कर रहे हैं, तो इसको लेकर जितने भी तमाम चैनल है वो इनके पीछे पड़ जाते हैं, सीबीआई की रिपोर्टों को गलत तरीके से पेश करते हैं जो बाकी के अन्य चैनल है, और अब जाके के चैनल को बंद करने की कोशिश की जा रही है। उद्धव सरकार हो या फिर वहाँ की पुलिस हो या फिर तमाम तरीके के चैनल हो, ये एजेंडा बना के क्यों चल रहे हैं? और यहाँ पे आज प्रदीप भंडारी ने ये कहा है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करने की जरूरत है। जो एक जनता है, जो 130 करोड़ की जनता है जो उनको सपोर्ट कर रही है, क्या कहना, एक संदेश देना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल, ये जो ललकार है उद्धव ठाकरे की ललकार, ये देश की जनता को स्वीकार है। तो उद्धव ठाकरे जो एक्शन लेंगे, मैं कहूँगी सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, अब हमें सड़क पे आकर के लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि देश का जो चौथा स्तंभ है, जो मीडिया है, उसके ऊपर जब आघात होगी। और मीडिया आपने देखा कि किस तरह से आज तक जो था वो बेचैन होकर सामने आया, और पता नहीं किस तरीके का लैंग्वेज उन्होंने यूज़ किया। अगर मैं कहती हूँ, मैं सिंपल पूछती हूँ कि अर्नब ने क्या गलत किया? अर्नब ने अगर मुद्दा चलाया सुशांत का, तो अर्नब ने क्या गलत किया? क्या इससे फिल्म फैटर्निटी उद्धव ठाकरे के जो सुपुत्र हैं, जो लाडले हैं, मैं कहूँगी, जो चांद का टुकड़ा उनका, वो जो गलत काम करते हैं उसका भंडाफोड़ हुआ, उसके लिए उनको बेचैनी है? अपने पिता के लिए उन्होंने क्या किया, कि क्या उन्होंने अर्जित करी थी उनके फादर ने, बाला साहेब ठाकरे ने, और उद्धव ने उसको, कहते हैं ना कि महिमा मंडल उसका कर दिया, सत्यानाश करके रख दिया। आए दिन उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। और कांग्रेस का साथ, जिनके साथ उन्होंने पार्टी का अलायंस में जो सरकार बनाई है, और सोनिया और जो शरद पवार हैं, ये दोनों किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, देश की जनता इसको जानती है। तो ये दोनों उनको अब कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पे जिस तरीके की बात हो रही है कि क्या क्या चीज़ें करनी है, 2300 करोड़ 25,000 करोड़ का जो घोटाला है अजित पवार का, वो माफ़ हो जाता है। आप समझ रहे हैं देश के अंदर क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है? देखिए, देश की जनता जब तक सावधान नहीं होगी, और देश की जनता को सावधान होने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि उनके आह्वान पे, उनके आवाज़ उठाने पे, और जब वो बाहर निकलेंगे तभी जाकर के सारा कुछ, जो कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर के आएगा। सरकारें कभी भी आपको थाली में आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं परोसेगी, आपके हेल्थ का ख्याल नहीं रखेगी। आपको खुद सामने आना होगा, आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपने वजूद की लड़ाई लड़नी होगी, अपने आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़नी होगी। और इसके लिए मैं कहूँगी कि इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही होगा। देखिए, बेटियों के ऊपर कभी बलात्कार का जो मुद्दा है, मैं इसको इस वजह से बता रही हूँ कि उसको कभी भी आप उसको राजनीतिकरण उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हैं, और ये लोग बखूबी कर रहे हैं। प्रियंका वहाँ पहुँच जाती है, राहुल पहुँच जाता है, रावण पहुँचता है, बहुत लोग पहुँच जाते हैं, संजय, जो आम आदमी पार्टी के सारे लोग पहुँच रहे हैं। मैं सिंपल आह्वान करना चाहती हूँ देश की महिलाओं से, कोई भी युवा नहीं चाहेगा कि कोई बेरोजगार बैठे और सिर्फ मैं आगे बढ़ूँ, कोई नहीं चाहेगा। जमीनी स्तर से जो जुड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को फ्रंट में। अगर आपने लड़कियों की बात की मैम, मेरा एक और सवाल मुझे याद आ गया कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अर्नब को बार बार नोटिस भेजकर उनके चैनल को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने जी लगाकर बात नहीं की। तो यहाँ पे अगर हम उद्धव ठाकरे की पार्टी की बात करें तो संजय राउत, कंगना राउत को हरामखोर बोल देते हैं, और इन्हीं की पार्टी के लोग जो है जर्नलिस्ट को कॉल कर तमाम तरीके की चीज़ें ये लड़कियों को बोल देते हैं, और उसके बाद ये अपनी इज्जत की बात करते हैं।
अरे इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनको कोई कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकता। जिस समय पे अधीर रंजन चौधरी निर्मला को निर्बला बुलाते हैं, ये लोग हरामखोर बुलाते हैं, तो मैं भी कुछ वकील से बात कर रही थी कि इनके ऊपर कोई राइट टू रिकॉल तो हमारे पास है नहीं कि किसी एमपी को हम बुला लें, मतलब उनका हम वापस ले लें कि हम इनको जो लोकतांत्रिक देश हमने चुना है, फिर ये इस तरीके की मर्यादा वो का ख्याल नहीं रख पाते, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, देश की महिलाओं के ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है। तो अगर देश की सरकार तो सो रही है, ना ही देश की जो पार्लियामेंट है जहाँ पे डिसीजन हो रहा है, या फिर सच मैं कहूँ कि जो अदालतें हैं ना, वहाँ पे जो हमारा राइट्स है 48% जो हमारी पॉपुलेशन है, तो हमारा तो कहते नहीं है कि इन्होंने सिलसिलेवार ढंग से बहुत प्लान्ड वे में महिलाओं को जो अटैक किया है। मैं कह तो रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जब ये डिसीजन देता है कि आपका लिव इन रिलेशनशिप हो गया या फिर आप मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो क्राइम नहीं है। तो मैं वकील से बात करके मैं उनसे पूछ रही थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप रहे, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहे, तो वो क्राइम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, खूब इंजॉय करें आप। उसके बाद जो वहाँ से जो बच्चे हुए, वो फिर किसकी लड़ाई लड़े? अपने वजूद की लड़ाई लड़ें। उनका लीगल राइट कौन तय करेगा? तो वो कोर्ट पहुँचेगा बच्चा।